एक मिसाइल सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक नॉर्मल बिल्डिंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि कंक्रीट वॉल्स क्रैक हो जाती हैं, विंडोज एक्सप्लोड हो जाती हैं और अगर कॉलम्स डैमेज हो गए तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। लेकिन दुनिया में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी होती हैं जो पावरफुल ब्लास्ट के बाद भी खड़ी रहती हैं। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज के टाइम पर मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने एक चीज क्लियर कर दी है। वॉर सिर्फ वेपन्स की नहीं होती, वॉर इंजीनियरिंग की भी होती है। इंजीनियर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं जो एक्सप्लोजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें और स्ट्रक्चरल फेलियर को डिले या प्रिवेंट कर सकें। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब बॉम्ब या मिसाइल एक्सप्लोड होता है तो बिल्डिंग्स फेल होती क्यों हैं। चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब एक्सप्लोजन होता है तो सबसे डेंजरस चीज फायर नहीं होती, सबसे डेंजरस होती है ब्लास्ट वेव। ब्लास्ट वेव एक हाई प्रेशर शॉक वेव होती है जो एक्सप्लोजन के बाद एक्सट्रीमली हाई स्पीड से हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। सबसे पहले ये वेव विंडोज और डोर्स को डैमेज करती है, फिर वॉल्स पर इंपैक्ट करती है और अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे बीम्स और कॉलम्स भी फेल हो सकते हैं। और जब कॉलम्स फेल हो जाते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे प्रोग्रेसिव कोलैप्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि बिल्डिंग का एक पार्ट गिरने के बाद चेन रिएक्शन में बाकी पार्ट्स भी गिरने लगते हैं। तो फिर इंजीनियर्स ऐसा क्या करते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स ब्लास्ट के बाद भी सर्वाइव कर जाती हैं? चलो अब इसके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है हेवी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में नॉर्मल बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टील रीइंफोर्समेंट यूज किया जाता है। इससे स्ट्रक्चर स्ट्रांग भी होता है और डक्टाइल भी, यानी स्ट्रक्चर एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है बिना इमीडिएटली फेल हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है थिक स्ट्रक्चरल वॉल्स। इन बिल्डिंग्स की वॉल्स और स्लैब्स नॉर्मल बिल्डिंग से काफी ज्यादा थिक होती हैं। इसका पर्पस होता है ब्लास्ट प्रेशर को एब्जॉर्ब करना और उसको स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट ही काफी नहीं होता। इंजीनियर्स एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ब्लास्ट एनर्जी एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट ना हो, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इससे लोकलाइज डैमेज कम हो जाता है और बिल्डिंग कोलैप्स होने से बच सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली है। अगर आप मिलिट्री स्ट्रक्चर्स या हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स को देखें तो उनमें विंडोज बहुत कम होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लास्ट के टाइम ग्लास सबसे पहले फेल होता है। इसी वजह से या तो विंडोज कम रखी जाती हैं या स्पेशली डिजाइंड ब्लास्ट रेजिस्टेंट ग्लास यूज किया जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। वॉर जोन्स में इंजीनियर्स सिर्फ ब्लास्ट रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स ही नहीं बनाते, बल्कि अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिजाइन करते हैं। इसमें बंकर्स, कमांड सेंटर्स और मिसाइल स्टोरेज टनल्स शामिल होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को अक्सर ग्राउंड के डीप नीचे या माउंटेन्स के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। रीजन सिंपल है, जब ब्लास्ट ग्राउंड सरफेस पर होता है तो ज्यादा एनर्जी ऊपर ही डिसिपेट हो जाती है और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर रिलेटिवली सेफ रह सकता है। अंडरग्राउंड बंकर्स को डिजाइन करते वक्त रीइंफोर्स्ड कंक्रीट लाइनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम्स, इमरजेंसी एग्जिट्स और शॉक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स इतने स्ट्रांग डिजाइन किए जाते हैं कि पावरफुल एक्सप्लोजन्स के बाद भी अंदर के लोग रिलेटिवली सेफ रह सकें। तो अब आप समझ गए होंगे कि मॉडर्न इंजीनियरिंग का रोल वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज के टाइम पर इंजीनियर्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहे, बल्कि ऐसे स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकें। और शायद इसीलिए कुछ बिल्डिंग्स ब्लास्ट के बाद कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स ब्लास्ट के बाद भी खड़े रहते हैं। यही है ब्लास्ट रेजिस्टेंट इंजीनियरिंग का रियल कॉन्सेप्ट।